Hello and welcome back to my channel. We are doing Indian Constitution and Work, Class 11 NCERT. We already covered Chapter 1 and Chapter 2. This is Chapter 3, Part 2, Election and Representation. In this video, we will do Constituency, Election Commission of India and Electoral Reforms. Those who have not watched the Part 1, link will be in the description. So how are constituency made? Constituency are the area from where the voters choose their representative. चुनाव क्षेत्र जहां से वोटर्स वोट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि लोकसभा में टोटल 543 रिप्रेजेंटेटिव्स चूज होकर के जाते हैं, 543 एमपीज. हर एक स्टेट को एक फिक्स नंबर ऑफ सीट दी गई है, यानी कि देयर आर कोटा ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन. जितनी वहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, ताकि रिप्रेजेंटेटिव्स और पॉपुलेशन के बीच का जो रेशियो है वो हर एक स्टेट के लिए समान हो, एक समान हो. ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करती है. डेलिमिटेशन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर एवरी सेंसस, हर जनसंख्या के बाद, यानी कि हर 10 साल में जो गिनती होती है उसके बाद डेलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, ताकि पॉपुलेशन में अगर कहीं घटा है, कुछ बढ़ा है, तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट किया जा सके. ऑल्दो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को अभी फिक्स कर दिया गया है, ताकि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में एफर्ट लगा रहे हैं उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम ना हो जाए. स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए भी एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है. मैक्सिमम एक स्टेट में 500 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं, यानी कि 500 रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, और मिनिमम 60 हो सकते हैं. अगर स्टेट छोटा है, पॉपुलेशन भी कम है, तो एक्सेप्शंस भी दिया गया है. जैसे कि सिक्किम में वी हैव ओनली 32 सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन असेंबली, गोवा में केवल 40 सीट्स हैं, और जनरली 6 to 9 स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलकर के एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है. तो जैसे कि 404 सीट्स हैं यूपी के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि 404 एमएलएज हैं, और एमपीज कितने हैं? 80 एमपीज यूपी से चूज होकर के जाते हैं. बिकॉज यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एमपीज भी ज़्यादा है वहाँ पे और एमएलएज भी ज़्यादा है. तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन होती है. रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इंडिपेंडेंस के पहले देयर वाज सेपरेट इलेक्टोरेट. इसका मतलब था कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कैंडिडेट को उसी कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते हैं. अगर मुस्लिम कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उनको वोट कर सकते हैं. दिस वाज सेपरेट इलेक्टोरेट. पहले दिया गया 1909 में मुस्लिम्स के लिए, फिर बाद में इसको 1919 के एक्ट के थ्रू दूसरे में भी एक्सटेंड किया गया, जैसे सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, एक्सेट्रा. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये डिस्कस किया तो उन्होंने पाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब इंडिया के लिए सूटेबल नहीं होगा, बिकॉज ये डिवीज़न पैदा करता है. लेकिन चूंकि हमने एफपीटीपी अडॉप्ट किया था, एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मेजॉरिटी को फेवर करता है. मे बी माइनॉरिटीज जिनको वोट कर रहे हैं वो इलेक्ट नहीं हो और उनके वोट्स वेस्ट चले जाएं, तो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी. इन दैट केस माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी कि जिनकी नंबर कम है, जनसंख्या कम है, उनको सीट उनके लिए फिक्स कर दी जाए. उस सीट पर सिर्फ वो ही सेक्शन के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं. सो आउट ऑफ 543 सीट्स 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. हर एक स्टेट में एक कोटा ऑफ सीट्स फिक्स कर दी जाती है कि इतनी सीट एससी या एसटी के लिए रिजर्व्ड होगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन इन दैट स्टेट. अगर किसी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट्स नहीं रिजर्व्ड होती. जैसे कि बिहार में केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व्ड है, नॉट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि जब बिहार और झारखंड डिवाइड हुआ तो मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन झारखंड में चली गई. शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट कैसे रिजर्व की जाती है? तो जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब की, उनको रिजर्व कर दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए. लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के सीट रिजर्वेशन के लिए दो चीज़ों को डेलिमिटेशन कमीशन को ध्यान में रखना पड़ता है. पहला तो ये कि जहाँ पे हायर प्रोपोर्शन है शेड्यूल्ड कास्ट का की पॉपुलेशन का. दूसरा कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्योंकि एससी की पॉपुलेशन स्टेट में किसी एक जगह पे नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो माइट भी आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट रिजर्व्ड है एससी के लिए, तो नेक्स्ट इलेक्शन में किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी के लिए
सीट रिजर्व्ड होगी, यानी कि रोटेशन बेसिस पे सीट रिजर्व्ड होती है। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी कि यूनिवर्सल राइट टू वोट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जिनकी भी 21 ईयर्स की एज थी उनको राइट टू वोट मिला हुआ था, मेन और वुमेन को, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, पैसे हो ना हो, मतलब बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ एज क्राइटेरिया था। 21 ईयर्स से घटा करके फिर 18 ईयर्स किया गया आफ्टर 61st अमेंडमेंट इन 1988, यानी कि जस्ट 1989 के इलेक्शंस के पहले। और चूंकि इलेक्शन एज घटा दी गई थी, मतलब वोटिंग एज घटा दी गई थी, इसीलिए बर्डन बढ़ गया था इलेक्शन कमीशन पे, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को भी मल्टी मेंबर किया गया था। लेकिन ये वोटिंग राइट जो है हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दूसरे कंट्रीज में ये वोटिंग राइट बहुत ही मेहनत के बाद सभी को इक्वली मिल पाया था। यूके में 1918 में फाइनली विमेन को वोटिंग राइट मिला। इसके पहले 30 इयर्स की एज वाली विमेन प्लस प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस थी, वही वोट कर सकती थी। ये भी राइट पाने के लिए काफ़ी मूवमेंट हुए थे वहाँ, जिनको सफ्रागेट्स कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट। यूएसए में भी 1920s में वोटिंग राइट्स विमेन को मिली थी। तो राइट टू वोट स्पेशल फीचर है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो हमें शुरू से ही मिला हुआ है। राइट टू कंटेस्ट भी इक्वली मिला हुआ है, लेकिन इसके लिए सर्टेन क्राइटेरियाज है। जैसे लोकसभा इलेक्शंस के लिए 25 ईयर्स का एज होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, पंचायत के लिए 21 ईयर्स। फिर सर्टेन क्राइटेरियाज जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, अगर 2 साल की पनिशमेंट मिल गई है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एक्सेट्रा। देन वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन का मेथड तो हमने देख लिया कि एक फिक्स मेथड है ताकि हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से इलेक्शन ना कराए, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए भी एक इंडिपेंडेंट मशीनरी का होना जरूरी है। इसीलिए आर्टिकल 324 स्टैब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। सारे इलेक्शंस को मैनेज करता है, लेकिन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, कराता है। इसको हम लोग डिटेल से लोकल बॉडीज के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सीईसी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिनके पास इक्वल पावर्स होती हैं और डिसीजन कलेक्टिवली लेते हैं एज अ कलेक्टिव बॉडी। सीईसी पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी, अभी हमने देखा 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी किया गया, इसको फिर रिड्यूस किया गया 89 के इलेक्शंस के बाद सिंगल मेंबर कर दिया गया। लेकिन आफ्टर 1993 डिसाइड किया गया कि इट विल बी अ मल्टी मेंबर बॉडी, यानी कि एक सीईसी होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली हुई है, यानी कि एक फिक्स टर्म होता है इनका, जिसके पहले इनको हटाया नहीं जा सकता इनके ऑफिस से। 6 ईयर का टर्म होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि आइदर वो 65 ईयर्स के एज हो या फिर 6 ईयर टर्म उनका कंप्लीट हो गया हो, जो भी पहले हो, इन दोनों के पहले इनको नहीं रिमूव किया जा सकता। इनको रिमूव करने का मेथड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है विथ स्पेशल मेजॉरिटी। ये रिजोल्यूशन फिर पास होकर के जाती है प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। ये स्पेशल मेजॉरिटी हाउस में, दोनों हाउस में आना मुश्किल होता है, इसीलिए रिमूवल भी डिफ़िकल्ट है। और ये सिक्योर करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पार्शियल होगा, इस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बिकॉज इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। फंक्शंस ऑफ ईसीआई, इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस एंड स्केड्यूल, कब इलेक्शंस होंगे, वोटिंग कब होगी, नॉमिनेशंस कब फाइल होंगे, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, एक्सेट्रा, सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करती है। पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिकॉग्निशन दिया जाता है कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, सिंबल्स जो अलॉट किए जाते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन करती है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल पावरफुल हो जाती है, कोई भी डिसीजन ट्रांसफर अपॉइंटमेंट को लेकर के ले सकती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो स्टेट मशीनरी यूज़ करती है, स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको वो इलेक्टोरल ऑफिसर्स की तरह अपॉइंट करती है और वो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। इस दौरान वो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं, उनके ही डिसीजंस, उनके ही डायरेक्शंस को वो मानते हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना पर्सनल स्टाफ नहीं होता, वो स्टेट की मशीनरी ही यूज़ करती है जब भी इलेक्शंस होते हैं। नाउ सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी सिस्टम प्रूफ नहीं होता। तो फर्स्ट है शिफ्ट फ्रॉम एफपीटीपी टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
चूँकि FPTP मेजॉरिटी को फेवर करती है और बहुत सारे वोट्स वेस्ट चले जाते हैं। हमने देखा कि बीजेपी ने सिर्फ 37% वोट्स के साथ 50% सीट्स कैप्चर कर लिया लोकसभा में। बाकी वोट्स तो वेस्ट हो गए, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिले उनको। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिनको जितनी वोट आएगी उनको उतने रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, तो ये अच्छा है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फिर है रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लोकल बॉडीज में ऑलरेडी मिला हुआ है 1/3 रिजर्वेशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ज़रूरत है। स्ट्रिक्टर रूल्स टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी रूल्स हैं जैसे कि कैंडिडेट को अपने खर्च का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि कितना उन्होंने खर्च किया। अगर ये खर्च का डिटेल नहीं देंगे तो उनका इलेक्शन भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन और भी स्ट्रिक्ट रूल्स की ज़रूरत है कि फंडिंग कैसे हो रही है, कौन सी पार्टी किस तरह से फंडिंग गैदर कर रही है, कौन दे रहा है, एक्सेट्रा। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड को बार कर देना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से, जिनकी अपील पेंडिंग हो उनकी भी। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी होना चाहिए। उनके लीडर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, नेशनल लीडर्स जो किसी पार्टी के होते हैं, हेड होते हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इंटरनल इलेक्शंस होने चाहिए, पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। कंप्लीट बैन ऑन द यूज़ ऑफ रिलीजन एंड कास्ट इन द इलेक्शन कैंपेन्स। इलेक्शन कैंपेन्स में डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब को लेकर के वोटिंग होनी चाहिए, अपील्स होनी चाहिए, रादर देन रिलीजन और कास्ट को लेकर के। सो ये सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो कुछ तो लॉज और अमेंडमेंट के थ्रू लाए जा सकते हैं और कुछ हमें खुद एज अ सोसाइटी एफर्ट्स के लगाने के बाद आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग खुद ध्यान दें कि हम अपना कैंडिडेट कैसा चुन रहे हैं, किस बेसिस पे चुन रहे हैं, कि कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे या फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला चैप्टर कवर करने के लिए। और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ NCERT का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।